डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास मैथ का सब्जेक्ट है, यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 में जो बेसिक चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है वो रेशो के हवाले से है। रेशो किसे कहते हैं, प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, और इनसे रिलेटेड सवालों को हमने किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर रेशो को हम उर्दू में कहते हैं निस्बत, और जो प्रोपोर्शन होती है उसको हम उर्दू में कहते हैं तनासुब। एक निस्बत है और एक तनासुब है। रेशो किसी भी दो चीज़ों के दरमियान में मवाजना करने को कहते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये है कि वो दोनों चीज़ें अपने यूनिट के लिहाज से एक जैसी हों, यानी कि एलाइक क्वांटिटीज़ हों, यानी कि कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, कंपैरिजन बिटवीन two quantities which are alike is called ratio. It is denoted by double dot, यानी कि दो उसके नुक्ते हैं सेमीकोलन की तरह, उससे हम शो करते हैं रेशो को। It has no unit, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। मिसाल के तौर पर 5 kg मैंगो रेशो ½ kg शुगर या 1 kg शुगर। हमने मैंगो और शुगर के दरमियान में एक रेशो बनाई है कि अगर हम 5 किलो मैंगो का मिल्क शेक बनाते हैं तो उसमें हम 1.5 किलो या 1 kg हम उसमें चीनी डालते हैं। तो अब ये देखिएगा कि 5 kg रेशो 1 kg। अब इनकी यूनिट क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि हम रेशो को उसकी फ्रैक्शन फॉर्म में यूँ लिखते हैं 5 kg ओवर 1 kg, तो kg आपस में कट जाएंगी, तो 5 ओवर 1 यानी कि यूनिट इसमें ख़त्म हो जाती है। लाइक क्वांटिटीज़ होते हैं, सेम यूनिट्स होती हैं, और यूनिट आपस में इस तरीके से कट जाते हैं। हम रेशो को ए रेशो भी इस तरीके से ज़ाहिर करते हैं, और इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ए ओवर बी भी लिख सकते हैं। जब दो रेशोज़ को इक्वलिटी की बेस पर आपस के अंदर मिलाया जाए तो उसे प्रोपोर्शन कहते हैं। दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन रेशो, दो रेशोज़ के दरमियान में रिलेशन प्रोपोर्शन, यानी कि इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोज़। दो रेशोज़ के दरमियान के अंदर जो इक्वलिटी हम बनाते हैं इस कॉल्ड प्रोपोर्शन कहते हैं उसको। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम 4 डॉट से शो करते हैं, यानी कि ए रेशो बी। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा कि ये ए रेशो बी ये एक रेशो है, सी रेशो डी ये एक अलग रेशो है। इनके दरमियान में ये वाला जो साइन है ये प्रोपोर्शन का है। इक्वलिटी इसलिए कहते हैं, ए रेशो बी को मैं यूँ लिख सकता हूँ ए ओवर बी इज़ इक्वल टू, यानी कि प्रोपोर्शन का जो साइन है इज इक्वल टू में चेंज करते हैं, और सी रेशो डी तो सी ओवर डी, यानी कि ये दो रेशोज़ के दरमियान में इक्वलिटी शो करता है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोर्शन कहते हैं। प्रोपोर्शन के अंदर हम दो किस्म की बातों को डिस्कस करेंगे। पहली बात डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और दूसरी बात इन्वर्सली प्रोपोर्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शन, अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे क्वांटिटी पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो भी बढ़ जाए, या फिर एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी पर भी फ़र्क पड़ जाए और वो भी कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा कि रुपीस, और यहाँ पर मैंने लिखा kg। अब एग्ज़ाम्पल ये है कि 10 रुपीज़ में कोई भी एक चीज़ है, या यूँ समझ लें कि 50 रुपीज़ मेरे पास हैं और मुझे वो चीज़ कितनी मिली है? 2 kg मिली है, यानी कि 50 रुपये में मुझे 2 किलो मिले हैं, चाहे वो आलू है चाहे वो प्याज है, ठीक है।
यानी कि 50 रुपीज़ के मुझे पोटैटोज़ मिले हैं 2 kg। अब मुझे ये बताएं, अगर ये 25 रुपये हों तो कितने किलो मिलेंगे? 1 किलो। 50 रुपये के 2 किलो है ना, तो 25 रुपये का 1 किलो। यानी कि अगर पैसे कम तो चीज़ भी कम। ऐसे ही होता है ना, पैसे ज़्यादा होंगे तो चीज़ भी ज़्यादा मिलती है। वो कैसे? वो ये देखें कि अगर इस 50 की जगह पर मेरे पास अगर 100 रुपये की मैं वो चीज़ लूँ, 50 रुपये के 2 किलो हैं तो 100 रुपये के 4 kg आएंगे। यानी कि अगर रुपीज़ को मैंने ज़्यादा कर दिया तो चीज़ भी ज़्यादा। ये तो हर कोई जानता है कि अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, पैसे कम होंगे तो चीज़ भी कम मिलेगी। तो ये जो आपस के अंदर जो रिलेशन है कि पैसे ज़्यादा तो चीज़ भी ज़्यादा, पैसे कम तो चीज़ भी कम, तो इसको हम कहते हैं कि इनका आपस के अंदर जो रिलेशन है वो डायरेक्टली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि वो दोनों क्वांटिटी बढ़े, नहीं, एक बढ़ रही है एक घट रही है, ऐसा नहीं। अगर बढ़ेंगी तो दोनों चीज़ें, कम होंगी तो दोनों चीज़ें। अगर दोनों में सेम रिस्पांस आ रहा है, एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ जाए, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। और अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो जाए या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, अगर किसी के दरम्यान में ऐसा रिलेशन आ गया तो फिर उसको हम कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शन। एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, मेरे पास यहाँ पर मैन और डेज, इसके हम रिलेशन लेते हैं। मैन और डेज का मतलब मैंने एक कमरा बनाना है, एक कमरा, इसमें मैंने उस एक कमरे को बनाने के लिए 10 आदमी को लगा दिया कि 10 आदमी को कहा कि मिलकर बनाओ। कितने आदमी लगाए? 10 आदमी। यानी कि 10 आदमियों को कहा कि कमरा बनाएं, तो उन्होंने 6 दिन में, 6 डेज़ में, यानी कि मैन 10 हैं तो डेज़ कितने लगे? 6 दिन लगे। अब मैं इनको अगर कम ज़्यादा करता हूँ, अब ये देखें कि अगर 10 आदमी मिलकर काम करते हैं और 6 दिन में कमरा बनाते हैं, तो मैं 20 आदमी अगर लगा दूं, 20 आदमी, 10 आदमी 6 दिन, आदमी बढ़ा दिए 20 आदमी, तो फिर 3 दिन, 20 आदमी होंगे तो 3 दिन, 20 आदमी तो 3 दिन। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आदमी हैं वो क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। आदमी के ज़्यादा होने से दिन मेरे कम लगेंगे इस कंस्ट्रक्शन पर। तो इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और अगर मैं यहाँ से आदमी को कम कर दूँ, 10 आदमी 6 दिन, अगर मैंने आदमी आधे कर दिए, 5 आदमी कर दिए, तो वो 12 दिन लगाएंगे। 5 आदमी होंगे तो 12 दिन, यानी कि आदमी कम तो दिन ज़्यादा। ये आप कॉमन सेंस के अंदर भी जानते हैं कि एक कमरा बनाना है, एक आदमी उसको 1 महीना लगाता है, तो 2 आदमी कर देंगे तो दिन कम लगेंगे। जितने आदमी ज़्यादा हम करते जाएंगे उतने डेज़ कम होते चले जाएंगे, तो आदमी ज़्यादा तो डेज़ कम। ऐसे को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। एक बात यहाँ पर याद रखिएगा कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है उसके अंदर हमेशा जो एक एरो हम लगाते हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की जानिब लगेगी। इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। इफ़ इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, काजेज इंक्रीज इन अदर, एक में इंक्रीज ज़्यादा हो रही है दूसरी भी ज़्यादा हो रही है, या डिक्रीज तो डिक्रीज, अगर एक इंक्रीज तो दूसरी डिक्रीज, और एक डिक्रीज तो दूसरी इंक्रीज, तो ऐसे को हम इन्वर्सली या डायरेक्टली कहते हैं। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन अगर कहीं पे आ गई तो एरो नीचे से ऊपर लगाएंगे, और अगर इन्वर्सली होगी तो इसके अंदर एरो ऊपर से नीचे लगाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल है, 30 मैन, 30 आदमी, रिपेयर अ रोड, एक रोड बनाते हैं इन 56 डेज, 56 दिनों में, बाय वर्किंग 6 आवर्स डेली, 6 घंटे रोजाना काम करते हैं। 30 आदमी 56 दिन में 6 घंटे रोजाना काम करते हैं, तो एक काम कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे? आदमी उन्होंने 30 से कितने कर दिए? 45। विल रिपेयर द सेम रोड, उसी रोड को करेंगे बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली,
पहले वो 6 दिन लगा रहे थे 6 घंटे, अब वो 7 घंटे। अब आपने इसकी तरतीब ऐसे याद रखनी है कि सबसे पहले जो आपने जो यानी कि इसके अंदर जो लिखना है, जो चीज़ फाइंड करनी है, मालूम करनी है, उसको पहले लिखो। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो डेज, बस। बाकी आपकी मर्जी है। आगे मैन है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैन, आगे डेज आ गए हैं, ऑर्स यहाँ पे आप लिख दें ऑर्स। अब आपने उसका जो डेटा है उसको कंप्लीट करना है। मतलब ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, मैन है, डेज हैं और ऑर्स हैं। हमने वो तीनों लिख दिए, लेकिन तरतीब क्या रखी है कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको पहले लिखा। अब पहली स्टेटमेंट के मुताबिक 30 मैन, तो मैन के नीचे 30 लिख दें। 56 डेज, यहाँ पर 56 लिख दें। ऑर्स 6 ऑर्स लिख दें। इन हाउ मैनी डेज, उसके नीचे एक्स लिख दें। 45 मैन, यहाँ 45 मैन लिख दें। सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली, 7 आवर्स लिखते हैं। डेटा हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपने एक बात याद ये रखनी है, अब हमने ना एरोज पुट करने हैं। एरोज, ये वाली जो एरो है ना, ये हमेशा नीचे से ऊपर आएगी, एक्स वाली हमेशा नीचे से ऊपर एरो लगानी है। अब यानी कि ये वाला जो आपके पास जो डेज जो आपने फाइंड करने हैं ना, इनको आपने मुवाजना करना है इससे, मैन से करें पहले। इसको भूल जाएंगे, छोड़ दें, ये ख़त्म है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये छोड़ दें। अब ये देखिए 30 मैन और 56 रेशो निकाल रहे हैं। 30 आदमी काम कर रहे हैं तो वो 56 डेज लगाते हैं। अब आदमी कर दिए ज़्यादा, 45 आदमी हो गए। 30 से कितने हो गए? 45। अब आपने ये जवाब देना है कि 45 आदमी लगाने से दिन जो हैं वो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। आदमी ज़्यादा करने से दिन कम हो जाएंगे। एक चीज़ ज़्यादा तो दूसरी चीज़ कम। जब एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम हो जाए तो वो कौन सी प्रोपोर्शन है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रेशो जो एरो है ऊपर से नीचे, यानी कि ये वाला जो हिस्सा हमारा है ये ऐसे आएगा। इसकी जो एरो लगेगी ऊपर से नीचे की जानिब हमने ऐसे लगा। अब इसको भूल जाए, ये कुछ भी नहीं है आपके पास, यहाँ पे है ही नहीं है। अब ये देखिए कि 6 घंटे काम करते हैं तो 56 दिन लगते हैं। अब वो ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 7 घंटे काम करते हैं। अब मुझे बताएं दिन ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? 6 घंटे काम करने से 56 दिन लगते हैं। अब डेली काम ज़्यादा करेंगे तो डेज कम हो जाएंगे ना, यानी कि ऑर्स के बढ़ने से डेज कम हो रहे हैं, ऑर्स बढ़ रहे हैं, डेज कम हो रहे हैं। एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी चीज़ कम हो रही है। एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम होने को इन्वर्सली प्रोपोर्शन कहते हैं। तो एरो का निशान इसका भी ऊपर से नीचे आएगा। एरो लग गई। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का तरीका, ये तो हमेशा नीचे से ऊपर है तो ये हो गया x, नीचे से ऊपर है ना, पहले x ओवर 56 इज़ इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ऊपर से नीचे पहले 30 ओवर 45 मल्टीप्लाई ऊपर से नीचे 6 ओवर 7। मुझे क्या चाहिए? x चाहिए। तो x इज़ इक्वल टू 56 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 30 ओवर 45 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 56। अब मैं इनको आपस में जब कट करता हूँ, 7 1 7, 7 8 56, 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, 15 1 15, 15 2 30। x इज इक्वल टू 2 2 4, 4 8 32। 32 क्या है? क्या मालूम करना था? डेज। तो 32 डेज लगेंगे, ये आपका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, इफ़ 60 वोमेन, 60 औरतें हैं, स्पिन काटती हैं, कपास को जो काटना होता है, स्पिन 48 kg ऑफ काटन, 48 kg काटन को काटती हैं बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, 8 घंटे रोज़ाना काम करती हैं। 60 औरतें हैं, 48 kg काटन को वो बना देती हैं।
हाउ मच काटन, यानी कि कितनी काटन, हमें क्या चाहिए, काटन। काटन पूछा उसने, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, काटन ही लिखूँगा, यानी कि केजी में। जो चीज़ वो पूछे वही चीज़ पहले लिख दो। अगली बात, अब बाकी जो उसके अंदर स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई शर्त नहीं है कि किसको पहले किसको बाद में। 60 वोमेन, यहाँ पर आप वोमेन लिख दें। 48 kg काटन, ये तो आ गया। बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, आवर्स, ये आपकी तरतीब होगी। यानी कि 3 चीज़ें, एक कॉटन है, एक वोमेन है, एक आवर्स है। तरतीब में हमने इस बात का ख्याल रखा कि जिस चीज़ को पूछा गया है वो पहले है, बाकी जो चीज़ें थी उसको हमने आवर्स पहले लिख दें, वोमेन बाद में लिख दें, कोई इशू नहीं है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कॉटन 60 वोमेन है, वोमेन के नीचे 60, 48 kg कॉटन 48, और 8 घंटे। हाउ मच काटन, एक्स विल 30 वोमेन 30, 12 और 12। अब ये देखिएगा, जो पहले वाला है ये अंडरस्टूड नीचे से ऊपर है, और ये वाली चीज़ कंपेयर होगी इससे भी और इससे भी। पहले स्टेप के अंदर आप ये समझें कि आपके पास ये लिखा हुआ ही नहीं है, ये है ही नहीं, उसको भूल जाएंगे, कुछ नहीं है यहाँ पे। अब ये देखें, अगर 60 औरतें हैं, कितनी कॉटन को चुगती हैं या काटती हैं, 48 kg। 60 वोमेन, 60 औरतें, क्वांटिटी देखें, 60 औरतें, कॉटन कितनी है, 48। ओके, अब औरतें नीचे क्या हो गई, कम। अब अगर 60 औरतें मिलकर कपास को काटती हैं और वो 48 kg को वो काटती हैं, अब औरतें कम होने से काटन को काटने का जो काम होगा वो भी कम हो जाएगा, यानी कि मैन पावर कम हो गई है। अब औरतें कम तो काटन की चुगाई या काटन का काटना भी कम। एक चीज़ कम तो दूसरी चीज़ कम। जब एक चीज़ कम हो जाए दूसरी भी कम हो जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो एरो होता है वो कैसे होता है, नीचे से ऊपर। ये एरो लग गया। अब आपने इसको भूल गए, ये ख़त्म कर दें। इसको कंपेयर करें इसके साथ। 8 घंटे काम करती हैं तो 48 किलोग्राम काटती हैं। 8 घंटे काम करती हैं दिन में तो 48 kg काटन को वो काट लेती हैं। अब 12 घंटे काम करेंगी तो जितने ज़्यादा देर काम करेंगे उतना ज़्यादा काटन कटेगा, यानी कि 12 घंटे अगर काम करेंगे तो काटन भी तो बढ़ जाएगी ना काटने की। तो घंटे ज़्यादा काटन ज़्यादा, एक चीज़ ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो गई। जब एक चीज़ की ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन के एरो नीचे से ऊपर। अब हमने इसको सॉल्व आउट करना है। ये नीचे से ऊपर ही है, x/48 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होंगे नीचे से ऊपर, पहले नीचे वाली वैल्यू ना 30/60 मल्टीप्लाई बाय नीचे से ऊपर 12/8। हमें क्या चाहिए, x। 48 नीचे डिवाइड हो रहा है, आगे जाके मल्टीप्लाई कर दें। x इज इक्वल टू 30/60 मल्टीप्लाई बाय 12/8 मल्टीप्लाई बाय 48। अब मैं इसको कट ऑफ कर देता हूँ। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3, x इज इक्वल टू 36 क्या kg। अब ये देखें कि चाहे औरतें उसने कम की हैं, घंटे बढ़ा दिए, औरतें आधी की हैं और घंटे उसने बढ़ा दिए, तो पहले 48 kg था तो अब कितनी kg आ रही है, 36 kg आ रही है, जो वो काटेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। तो इंशाल्लाह बाकी जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तो आपने इसकी डेली वाइज पर इसके नोट्स बनाए बेटा जी, इसके असाइनमेंट कंप्लीट करें, इसकी प्रैक्टिस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।